जो छात्र टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, वैसे छात्रों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम लोग एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम के तहत एक क्लास कर चुके हैं, आज दूसरा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बहुत विस्तृत चर्चा किए थे। आज कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह हमने तैयार किया है, हमारा प्रयास है कि उन प्रश्नों पर बहुत विस्तृत विमर्श हो, ताकि उससे जो धारणात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी सॉल्व किया जा सके। तो सुमन, हम लोग जो पिछले दिन चर्चा किए हैं, आज की चर्चा शुरू करने के पहले कुछ प्रश्न हम तुमसे पुराना पूछना चाहेंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न सिर्फ पूछेंगे। ध्यान से पहले प्रश्नों को सुनो और जल्दी से उसका जवाब दो। जैसे पहला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही। बताओ दूसरा प्रश्न, बंगाल की सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा था? 1943। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन बर्ड। गलत जवाब है। ऑप्शन सुन लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी, हल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए हम लोग आज के प्रश्नों पर आए। प्रयास होगा कि कम से कम 10 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा हो जाए। और जब आप स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, औपनिवेशिक काल में जब भारत उपनिवेश था तो औपनिवेशिक काल में जनांकिकीय विशेषताएं। ठीक है, भारत का औपनिवेशिक काल में जनांकिकीय विशेषता हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो सवाल ये है कि आखिर औपनिवेशिक काल का जनांकिकीय विशेषता हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग आज के भारत से जब औपनिवेशिक भारत की तुलना करते हैं तो हम लोगों को तुलना करने के लिए ये जानना न पड़ेगा कि अभी लिटरेसी रेट कितना है। तो जब भारत गुलाम था उस समय लिटरेसी रेट की क्या स्थिति थी, अभी मातृत्व मृत्यु दर की क्या स्थिति है, तो उस समय मातृत्व मृत्यु दर का क्या स्थिति था। इसलिए एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकिकीय विशेषता। ठीक है, चलिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आज। पहला प्रश्न है कि जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? प्रश्न हम फिर से दोहरा दें। प्रश्न है, जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है? अब सिर्फ चीज़ों को हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ चीज़ों को याद नहीं कर लेना है, हम लोगों को पहले समझ लेना है। प्रश्न था, जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जानने के लिए हम लोगों को जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो बताओ, जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत का क्या मतलब है? तो संक्षेप में जानो कि आर्थिक विकास में और जनसंख्या वृद्धि के दर में संबंध होता है। किसमें किसमें? आर्थिक विकास में और जनसंख्या वृद्धि के दर में संबंधों को बताने का काम करता है जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक, जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत को अगर एक लाइन में सिर्फ जानना है, ये जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है,
तो सिर्फ ये जान लो कि जनसंख्या वृद्धि की दर और आर्थिक विकास में जी संबंधों को व्यक्त करने वाला जो सिद्धांत है, ये जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत है। जी ठीक। अच्छा, जब हम लोग जनांकिकीय संक्रमण की बात कर रहे हैं, हाँ, जब हम लोग जनांकिकी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता रहा है कि जनांकिकी के जनक कौन है। तो जनांकिकी के जनक अगर जानते हो तो जल्दी से बता दो। नोटेस्टिन नोटेंस्टीन सही जवाब। जनांकिकी के जनक नोटेंस्टीन को माना जाता है। हाँ, जनांकिकी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, एक स्वतंत्र विषय है। हाँ, या जनांकिकी का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी करते हैं। जनांकिकी का अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में भी करते हैं, समाजशास्त्र में भी करते हैं। हम लोग जनांकिकी का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। और जनांकिकी एक स्वतंत्र विषय भी है, ठीक है। और जनांकिकी के जनक किसे माना जाता है, तो नोटेंस्टीन को माना जाता है। तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि आखिर जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत बताता क्या है, तो ये आर्थिक विकास में और जनसंख्या वृद्धि में संबंधों को बताता है जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। ठीक, बात समझ में आता है। अब जैसे देखो, थोड़ा सा हम लोगों को ये जान लेना होगा कि आर्थिक विकास जो है ये जनसंख्या वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है, या जनसंख्या वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। जैसे भारत के संदर्भ में देख लो कि जनसंख्या जब बहुत बढ़ गई, नहीं, जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इस देश में है, तो उस जनसंख्या विस्फोट के कारण देश के आर्थिक विकास पर खराब प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जब आ जाएगी तो उस देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो जाएगा। नहीं, वही दूसरी ओर जब आर्थिक विकास तेजी से होने लगता है, तो आर्थिक विकास तेजी से होने से जनसंख्या वृद्धि की दर भी घट जाती है। आर्थिक विकास होने से जनसंख्या वृद्धि की दर भी घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि आर्थिक विकास और जनसंख्या की वृद्धि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होता है, ठीक। इसका अध्ययन की इसमें किया जाता है बाबू, तो जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत। क्लियर। जनांकिकी का जनक किसे माना गया, तो जनांकिकी का जनक नोटेंस्टीन को माना गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा तो सही कर लोगे। जनांकिकी का जनक नोटेंस्टीन को। उसके बाद जब हम लोग जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहाँ एक नाम आएगा सीपी ब्लेकर का। किसका नाम आएगा, सीपी ब्लेकर का, ठीक। सीपी ब्लेकर ने क्या कहा, सीपी ब्लेकर का कहना यह था कि दुनिया के किसी भी देश के जनसंख्या के इतिहास को जब पढ़ा जाए, ठीक है, सीपी ब्लेकर ने कहा कि किसी दुनिया के किसी भी देश के जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को जब पढ़ोगे तो आप उसको 5 स्टेज में बांट सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को कितने अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, 5। कौन कहा, सीपी ब्लेकर। मतलब जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादक सीपी ब्लेकर रहा, ठीक है। जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया सीपी ब्लेकर ने, और सीपी ब्लेकर ने जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत का 5 स्टेज बताया। कितना स्टेज, 5। कौन कौन स्टेज बताया बाबू, तो पहला स्टेज था उच्च स्थिर अवस्था, पहला उच्च स्थिर अवस्था। दूसरा प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, बोलो पहला उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, विलंबित विस्तारवादी अवस्था, उसके बाद नीची स्थिर अवस्था, और 5वां था घटती अवस्था। फिर से बताओ, पहला क्या था, उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, पहला बोलो उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, विलंबित विस्तारवादी अवस्था, नीची स्थिर अवस्था और घटती अवस्था। याद हुआ, फिर से बोलो तो, पहला उच्च स्थिर अवस्था, फिर प्रारंभिक विस्तारवादी, तीसरा विलंबित विस्तारवादी अवस्था, नीची स्थिर अवस्था और घटती अवस्था, ठीक। कौन, सीपी ब्लेकर। यहाँ से अनगिनत ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं। जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत को एक लाइन में हम लोग क्या कहे बाबू, हम लोग देखिए कि आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में संबंधों को बताने का काम जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत करता है, ठीक। फिर हम लोगों ने चर्चा किया कि नोटेंस्टीन कौन थे,
तो जनांकिकी के जनक थे। फिर हम लोग चर्चा किए सीपी बुलेकर जनांकिकीय संक्रमण की अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। 5 अवस्था बताए जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था को, सिद्धांत को। जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं? 5। पहला बोलो उच्च स्थिर अवस्था। अब देखो इसको उच्च स्थिर अवस्था क्यों कहा गया? उच्च स्थिर अवस्था का मतलब था कि यहाँ जन्म दर हाई रहता है और मृत्यु दर भी हाई रहता है, और दोनों लगभग बराबर होते हैं। क्योंकि जन्म दर हाई है और मृत्यु दर हाई है, इसलिए उच्च कहा गया। और स्थिर इसलिए कहा गया क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर रहेगा, जितना जन्म दर रहेगा उतना ही अगर मृत्यु दर रहेगा, तो जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? अब दूसरा, पहला अवस्था समझ में आ गया जी? पहला अवस्था क्या था? यहाँ जन्म दर हाई रहता है, मृत्यु दर भी हाई रहता है, और दोनों लगभग बराबर रहता है, इसलिए जनसंख्या यहाँ बढ़ती नहीं है, इसलिए इसको कहा गया उच्च स्थिर अवस्था। उच्च स्थिर अवस्था कब होता होगा बताओ? उच्च स्थिर अवस्था के संदर्भ में सीपी बुलेकर ने कहा कि जब दुनिया के सभी देश कृषि प्रधान देश रहे होंगे, कोई भी देश जब कृषि प्रधान देश रहा होगा, तो कृषि प्रधान देश रहने की स्थिति में क्या होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम की जरूरत होता है। एक ही काम में बताओ बहुत आदमी की जरूरत होता है कि नहीं? खेती करने वाले परिवार को देखो कि जब धन कटने का समय शुरू हो जाता है, तो वहाँ घर के सारे लोगों को काम मिल जाता है कि नहीं? वहाँ जितने लोग रहेंगे उतने लोगों का जरूरत रहेगा काम में। ठीक है, तो सीपी बुलेकर ने कहा कि जब दुनिया का कोई भी देश कृषि प्रधान देश रहेगा, ठीक है, अधिकतर लोग रोजी रोटी के लिए कृषि पर निर्भर करेंगे, अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी, तो उच्च स्थिर अवस्था वहाँ होगा। वहाँ पिछड़ीपन भी होगा, लोगों का जो सोच होगा ना उसमें पिछड़ा रहेगा। ठीक है, वहाँ बच्चा को माना जाता है कि ये मानव श्रम है। वहाँ 5 साल का भी अगर बच्चा है तो समझो कि 5 साल का बच्चा को भी घर के काम में लगा दिया जाएगा। ठीक है, तुम लोग अभी भी देखोगे भारत में ये 5 साल का बच्चा बकरी चराने के लिए जाता है, गाय चराने के लिए जाता है, घर के छोटे छोटे कामों में लगा रहता है। तो जो पिछड़ी अवस्था थी अर्थव्यवस्था की, वो था उच्च स्थिर अवस्था का स्टेज। ठीक है, उच्च स्थिर अवस्था में हम लोगों ने चर्चा किया कि जन्म दर भी ज़्यादा, मृत्यु दर भी ज़्यादा। ठीक, क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा था इसलिए जन्म दर भी वहाँ ज़्यादा था। इसको ऐसे समझो कि मान लो किसी का 8 गो बच्चा है और उसमें 7 गो मर गया, तो कोई आदमी भय से, डर से 1-2 बच्चा नहीं रखना चाहेगा। सही बात है कि नहीं? वो चाहेगा अगर 1-2 बच्चा है और 1-2 बच्चा मर गया तो संतान विहीन हो जाएगा कि नहीं? इसलिए वहाँ जन्म दर भी हाई होता था। ठीक, तो प्रथम अवस्था को हम लोग देख लिए, उच्च स्थिर अवस्था था। दूसरी अवस्था है प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था। यहाँ क्या होता है बाबू कि जन्म दर तो हाई रहता है, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर घटने लगता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगता है, आर्थिक विकास होने लगता है, उद्योगों का भी विकास होने लगता है, परिवहन के साधनों का भी विकास होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ जन्म दर तो वही रहता, हाई रहता है, और मृत्यु दर घट जाता है। तो बताओ जनसंख्या विस्फोट की जो वास्तविक अवस्था है वो सेकेंड स्टेज है। ठीक, जनसंख्या विस्फोट का वास्तविक अवस्था द्वितीय अवस्था है, क्योंकि जन्म दर हाई है और मृत्यु दर कम है। ठीक, थर्ड स्टेज क्या है? विलंबित विस्तारवादी अवस्था। विलंबित विस्तारवादी अवस्था में क्या है कि यहाँ जन्म दर भी घटता है, लेकिन उससे ज्यादा मृत्यु दर घट जाता है। जन्म दर भी घटता है लेकिन उससे ज्यादा मृत्यु दर घट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मृत्यु दर के घटने का क्या मतलब है? मृत्यु दर के घटने का मतलब होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत विकास हो गया होगा। मृत्यु दर घट रहा है मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति अच्छी हो गई होगी नहीं? तो हम लोग विलंबित विस्तारवादी अवस्था में चर्चा किए, यहाँ जन्म दर घट रहा है। ठीक, जन्म दर कब घटता है कि जब लोग शिक्षित हो जाते हैं, लोग बच्चों के लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं, तो वहाँ जन्म दर घटेगा कि नहीं? यहाँ जन्म दर घट रहा था लेकिन उससे ज्यादा मृत्यु दर घट रहा था विलंबित विस्तारवादी अवस्था में। यहाँ जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति नहीं था यहाँ। ठीक है, नियंत्रित रूप से जनसंख्या बढ़ रहा था। ठीक, 3 स्टेज देख लिए बाबू। पहला उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था,
विलंबित विलंबित विस्तारवादी अवस्था, और चौथा नीची स्थिर अवस्था। हाँ। चौथा बोलो, नीची स्थिर अवस्था। नीची स्थिर अवस्था। जी। ये नीची स्थिर अवस्था क्या है? नीची स्थिर अवस्था का मतलब ये होता है, नीची स्थिर अवस्था को ऐसे तुम समझ सकते हो कि वहाँ जन्म दर भी घट रहा है और मृत्यु दर भी घट रहा है, हाँ। और घटते घटते जन्म दर जो है दोनों वो बराबर मृत्यु है। दर के इक्वल हो जाएगा। हाँ। ठीक है, जन्म दर घटते हुए मृत्यु दर के बिल्कुल बराबर equal हो हो जाएगा। जाएगा। अब जी। बताओ, जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों घट रहा था, जन्म दर भी घट रहा था और मृत्यु दर भी घट रहा था, हाँ। इसलिए इसको नीची अवस्था कहा गया। हाँ। और स्थिर क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों जन्म दर बराबर और हो मृत्यु गया। दर दोनों बराबर हो जा रहा था, तो यहाँ जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या बढ़ नहीं रहा था। क्लियर? और पांचवा स्टेज क्या है? वो है घटती अवस्था। घटती अवस्था का मतलब है कि वहाँ जन्म दर जो है उससे ज्यादा हो जाएगा मृत्यु दर, जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक होने लगेगा। तो बोलो, यहाँ जनसंख्या घटने लगेगा कि नहीं? जी। ये भी चिंता की स्थिति है कि नहीं? जैसे जनसंख्या का बढ़ना जितना बड़ा समस्या है, उतना ही बड़ा समस्या जनसंख्या का घटना भी है, नहीं? तो सीपी ब्लेकर ने जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत में जनांकिकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताई। एकदम पांचों अवस्था याद हो गया कि नहीं? उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, विलंबित विस्तारवादी अवस्था, नीची स्थिर अवस्था, और पांचवा घटती अवस्था। ठीक। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बन सकता है, और हम लोगों का प्रश्न क्या था कि जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान के लिए सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है? ठीक, प्रश्न ये था। ऑप्शन दिए हुए रह सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो हम लोग एक बात जान लो, 1921 के पहले भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम स्टेज में था, उच्च स्थिर अवस्था में था, जन्म दर भी हाई था, मृत्यु दर भी हाई था, और लगभग दोनों बराबर था। इसलिए 1921 के पहले भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या कोई चुनौती नहीं थी, समस्या नहीं थी। लेकिन रियल में भारत की जनसंख्या 1921 के बाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ना शुरू हुआ। 1921 के बाद भारत की जनसंख्या फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो लगातार बढ़ता रहा। इसलिए 1921 ईस्वी का जो साल है, ये भारत की जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहलाता है। पक्का समझ गया? 1921 का साल कौन सा साल कहलाता है? महाविभाजक वर्ष। क्यों महाविभाजक वर्ष कहा गया? क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ते चला गया। ठीक। फिर यहाँ देखो, जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण की विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1921 है। मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में भारत कब पहुंचा? तो 1921। ठीक। और द्वितीय अवस्था का नाम क्या है जी? प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था। जन्म दर तो हाई रहेगा, लेकिन मृत्यु दर कम। ठीक, जन्म दर हाई, मृत्यु दर कम। यहाँ जनसंख्या विस्फोट होगा कि नहीं? कई बार पूछा गया कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कौन सी? तो द्वितीय अवस्था। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। ठीक। जनांकिकी के जनक कौन है? जनांकिकी के जनक नोटेंस्टीन है। जनांकिकी के जनक नोटेंस्टीन है। ठीक। अब चलो हम लोग एक प्रश्न अभी तक देखें, दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है? बताओ। 1951। बिल्कुल सही। जनसंख्या के इतिहास में 1951 के वर्ष को लघु विभाजक वर्ष माना जाता है। तो सवाल ये है कि जनसंख्या के इतिहास में 1951 को लघु विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि आजादी के बाद पहला जनगणना 1951 में हुआ होगा कि नहीं? आजादी के बाद कब कब जनगणना हुआ जी? बताओ हमको तुम। 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2001 में और 2011। 7 बार जनगणना हुआ कि नहीं? आजादी के बाद 7 बार जनगणना हुआ। पहला जनगणना
1951 में। 51 में हुआ। हाँ। तो आज़ादी के बाद पहला जनगणना 1951 में। जी। ठीक, हाँ। जब जनगणना किया जाता है तो जनगणना में 10 की वृद्धि दर भी निकाला जाता है कि 10 सालों में जनसंख्या बढ़ा कितना। जी। ठीक है, हाँ। तो जब जनगणना वर्ष 1951 को देखोगे तो आज़ादी के बाद सबसे कम 10 की वृद्धि दर 1951 में था। जी। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है कि आज़ादी के बाद सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला वर्ष था कौन सा जनगणना वर्ष था? 1951। जी। आज़ादी के बाद सबसे कम जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कब हुई? 1951 में। जी। ठीक, 1951 में 13.13% 10 की वृद्धि दर था। कितना परसेंट जी? 13.13%। ठीक, 1951 में। हाँ। और 1951 के बाद 61 में जनगणना हुआ, 71 में जनगणना हुआ, 81 में हुआ, 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ। जी। और जब देखोगे 51 के बाद हाँ। भारत में जो 10 की वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ने लगा। हाँ। ठीक, 61 में 10 की वृद्धि दर हो गया 21.64, 71 में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा 24.80%। ठीक, तो देखो हम लोग 1951 के बाद देखिए कि भारत में 10 की वृद्धि दर लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति आई। जी। ये बढ़ने की प्रवृत्ति कब तक? तो 71 तक। हाँ। ठीक है, 61 में भी बढ़ा और 71 में भी बढ़ा, लेकिन 81 में थोड़ा सा घटा। हाँ। 10 की वृद्धि दर थोड़ा सा घटा। उसके बाद 91 में 10 की वृद्धि दर और घटा, 2001 में 10 की वृद्धि दर और घटा, और 2011 में 10 की वृद्धि दर और घट गया 17.77% हो गया। ठीक है, तो यहाँ बताओ हम लोग जो 10 की वृद्धि दर जो देखे उसे क्या पता चला कि 1951 में 10 की वृद्धि दर सबसे कम था और सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर 1971 में था। कई बार यूपीएससी में, जेपीएससी में या सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रश्न रहे हैं इससे कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब था? 1971 में। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कब था? 1971 में। 1971 के बाद 10 की वृद्धि दर की प्रवृत्ति कैसी रही है? तो घटती हुई प्रवृत्ति रही। घटा, बहुत ज्यादा नहीं घटा है लेकिन घटा है। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद सबसे कम 10 की वृद्धि दर 1951 में था और 1951 के बाद 10 की वृद्धि दर शुरू में देखे बढ़ा। ठीक है, इसलिए 1951 के वर्ष को जनसंख्या के इतिहास में लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक, लघु विभाजक वर्ष किसको कहते हैं जी? 1951। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कब रहा? 1971 में। 1971 के बाद 10 की वृद्धि दर की प्रवृत्ति कैसी रही? घटती हुई। ठीक, सबसे कम कब रहा? 1951 में। उसके बाद सबसे कम रहा 2011 में। ठीक, 2011 में हो गया 17.77%। ठीक, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो तीसरा प्रश्न, आसान प्रश्न है। ब्रिटिश काल में पहली जनगणना कब हुई? बताओ। ब्रिटिश काल में पहली जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। बोलो, ब्रिटिश काल में पहली जनगणना कब हुआ? 1872 में। 1872 किसके शासन काल में? लॉर्ड मेयो। लेकिन ये व्यवस्थित जनसंख्या जनगणना नहीं था। ठीक, पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुआ। पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुआ? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक, पहली व्यवस्थित जनगणना कब हुआ जी? लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। तो पहला हम लोग प्रश्न देख लिए। तीसरा प्रश्न, ब्रिटिश काल में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में। ठीक, किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। चौथा प्रश्न, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या का क्रमवार आकलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1881 में। ठीक, लॉर्ड रिपन के समय में। उसके बाद लगातार 10 सालों में जनगणना होता आ रहा है। ठीक, 2021 में जनगणना होना था लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाया, है ना। अब चलो पांचवें प्रश्न पर हम लोग आए। पांचवा प्रश्न ध्यान से सुनना
औपनिवेशिक शासन के दौरान, जो भारत उपनिवेश था, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा दर्शाती है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दर्शाती है? उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, इनमें से सभी। इनमें से सभी सही है। जब औपनिवेशिक शासन काल था तो उस समय भारत में मृत्यु दर भी अधिक था, जन्म दर भी अधिक था और शिशु मृत्यु दर भी अधिक था, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, 5 क्वेश्चन देख लिए। छठा प्रश्न सुनना, जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? हम लोग देखे सीपी बुलेकर साहब ने जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं बताया। उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था, विलंबित विस्तारवादी अवस्था, निजी स्थिर अवस्था और घटती अवस्था। ठीक, जिसमें वास्तव में जनसंख्या विस्फोट की अवस्था सीपी बुलेकर ने बताया कि दूसरी अवस्था है, प्रारंभिक। ठीक, प्रारंभिक विस्तारवादी अवस्था। ठीक, बताओ जनसंख्या विस्फोट जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो द्वितीय अवस्था से संबंधित है। अब चलो अगला प्रश्न है, गरीबी और अकाल किनकी रचना है? बताओ, गरीबी और अकाल किनकी रचना है? गरीबी और अकाल अमर्त्य सेन की रचना है। ये सारे प्रश्न बाबू हमने एनसीईआरटी से खोज के निकाला है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी मंथन जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें पूरे एनसीईआरटी, ये पूरी जो किताब है, इससे हम एक एक लाइन पढ़ के, एक एक लाइन से जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ताकि पूरे एनसीईआरटी की हम लोगों के पास व्यापक एक समझ बन सके। अब चलो बताओ, गरीबी और अकाल किनकी रचना है? तो अमर्त्य सेन। एक बात जान लो, अमर्त्य सेन भारत के हैं और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये एशिया के पहले आदमी हैं, पहले अर्थशास्त्री हैं, भारत के नहीं, पूरे एशिया के, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में मिला। और गरीबी और अकाल जो इनकी किताब है, इसके बारे में तुम जान लो। गरीबी और अकाल किताब हम पढ़े हैं, मेरे पास है, अगर इच्छा होगी तो बोलना, हम देंगे, है ना। गरीबी और अकाल जो किताब है, इसमें अमर्त्य सेन बताए कि लोगों के दिमाग में एक बात भरा हुआ है कि अकाल क्यों आता है भाई? तो प्राकृतिक आपदा के कारण, सूखा के कारण, बाढ़ के कारण नहीं, चक्रवात के कारण, मतलब प्राकृतिक कारक जब हमारे खिलाफ हो जाता है तो अकाल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस किताब में अमर्त्य सेन ने कहा नहीं, सिर्फ अकाल के लिए आप प्राकृतिक कारकों को दोषी नहीं मान सकते। ये कहे कि प्राकृतिक अकाल के लिए मानव निर्मित कारक भी हैं। कुछ कृत्रिम अकाल जैसा सिचुएशन उत्पन्न कर दिया जाता है। अकाल में क्या होता है जी, कि खाद्यान्न नहीं रहता है, खाने पीने से संबंधित चीजें नहीं रहती है। ठीक है, और जो काला बाजारी है, काला बाजारी करने वाला आदमी क्या करता है कि अपना सामान को स्टॉक में रख लिया और बाजार में कृत्रिम अकाल, एक बनावटी अभाव दिखला दिया कि सामान नहीं है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन ने कहा कि काला बाजारी के कारण भी अकाल उत्पन्न होता है। सरकार का वितरण व्यवस्था, सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर फेल हो जाएगा तब भी अकाल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो अमर्त्य सेन अकाल के संदर्भ में इस किताब में एक नया ही दृष्टिकोण दे दी। ये कहे कि अकाल के लिए हमेशा प्रकृति को जिम्मेदार नहीं मानो, अकाल के लिए मानव निर्मित कारक भी जिम्मेवार है, काला बाजारी भी, चोर बाजारी भी जिम्मेवार है। ठीक है, ये अमर्त्य सेन ने बताया किस किताब में? गरीबी और अकाल। ठीक, चलो 8वां प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से सुनना। ये जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, इसकी स्थापना 1854 में हुआ था और डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, 1854 में हुआ था। आज हम लोग 8 प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, लेकिन
जो स्टूडेंट, जो प्रतियोगी छात्र वीडियो क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे, वैसे छात्रों से अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। एक प्रश्न हर दिन आपसे पूछा जाएगा और उस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है, कमेंट्स करना है, कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब हम तक देना है। और देखिए, आप खोजी प्रवृत्ति के बने। आप निश्चित रूप से अगर वीडियो क्लास करते हैं तो वीडियो क्लास करने के बाद अगर आप जवाब देंगे तो हमको ये लगेगा कि आप निरंतर हमारे वीडियो को अंत तक देख पाते हैं। अंत तक जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखेंगे वो निश्चित रूप से सीरियस स्टूडेंट होंगे, गंभीर स्टूडेंट होंगे, अपने तैयारी को लेकर के सीरियस होंगे। वैसे छात्रों से एक सवाल है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1910 और ऑप्शन डी 1912। इसका जवाब आपको कमेंट्स करके बताना है। सुमन, तुमको भी वीडियो में कमेंट्स करना है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, अभी नहीं बताना है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। कल हम लोग मिलेंगे।